What's up, guys? Welcome back to the channel. This is day one of our One Shot 2.0 series, जहाँ पे हम 12 चैप्टर्स 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे और 15 डेज के अंदर हमारी बिजनेस स्टडीज को पूरा ही तरीके से कंप्लीट करके अपने बोर्ड्स में 18th ऑफ फेब को एकदम बढ़िया स्कोर करेंगे. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. बेटा, अगले 15 दिन तक 12 डेज 12 चैप्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको प्रॉमिस करना होगा. बेटा, प्रॉमिस मी हियर इन द कमेंट सेक्शन कि मैम अगले 15 दिन तक हम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली रोज शाम 8 बजे जो भी लेक्चर आपके पास आएगा आप उसको देखोगे और डेली जो टास्क आपको मैं देने वाली हूँ बेटा, वो टास्क आप लेक्चर के खत्म होने के साथ ही कंप्लीट करोगे. तो ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे कि 18th ऑफ फेब को आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे बेटा. ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर. तो मैं क्या करना है, बस दिस इज डे वन. जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो और ऐसे ही रेगुलर रोज शाम 8 बजे जो लेक्चर आ रहा है वो वीडियो देखनी है और डेली टास्क जो है वो कंप्लीट करना है. आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू यू ऑल बेटा. आप सबको भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये चैप्टर बेटा बोर्ड्स में 6 मार्क्स इसका वेटेज है. 6 मार्क के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर से आने वाले हैं. सो आज हम ये इंश्योर करेंगे कि इस चैप्टर में 6 के 6 मार्क्स हमारे आज पक्के हो जाए. एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए. पूरे 6 के 6 मार्क्स आज हम इस चैप्टर में पक्के कर लेंगे. इस वीडियो में एकदम एक भी मार्क्स हमारा कहीं नहीं जाएगा. सो वीडियो में एंड तक बने रहना. हर चीज को एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना. सारे कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल फिक्स इट आउट. वहां पे हम सारी बात करेंगे. वीडियो के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमपी बोर्ड ने बार बार बेटा रिवाइज किए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, बार बार क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं रिपीट हुए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे. तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना. छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है. हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे 6 के 6 मार्क्स हम इस चैप्टर से गेन कर लें. एक भी मार्क हमारा यहाँ वहां ना जाए. तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी वीडियो को स्टार्ट करते. तो देखो बेटा, चैप्टर के नेम के साथ स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है मैम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब मैम हमें किसी मैनेजमेंट नाम की चीज के नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम समझ लें कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि नेचर एंड सिग्निफिकेंस तो तभी पता करेंगे जब हमें पता होगा कि मैनेजमेंट क्या है. तो हम चैप्टर के नेम के साथ स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज मैनेजमेंट? देखो बेटा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली अगर मैं आपको ओरली समझाऊं तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. हम जब दूसरों से काम करवाते हैं उस आर्ट को क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट. अब दूसरों से काम करवाना है बट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दो टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो मैनेजमेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. मैनेजमेंट एक आर्ट है बेटा जहां पे आप दूसरों से काम करवाएंगे इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली. देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स effectively and efficiently to achieve the desired goals. Now, effectively means achieving goals correctly, completing the work on time and fulfilling objectives. Efficiently मतलब completing the work with minimum cost. Effectively बेटा काम को सही समय पे पूरा करना और efficiently मतलब कम से कम कॉस्ट में, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना. देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनर तो काम करता नहीं है, राइट? क्या ओनर पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है? क्या नहीं चला सकता. हमें दूसरों से काम करवाना आना चाहिए क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे. तो मैनेजमेंट एक आर्ट है बेटा जहाँ पे हम दूसरे लोगों से काम करवाते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. सो बेसिकली आपको सीधा सा डिफाइन करना है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. यहाँ पे हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट जो है वो खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर के नेम में ही था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आके ये मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस चीज के पीछे भागता है। बहुत इजी है, देखो वन बाय वन में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमेशा किसी गोल के टुवर्ड्स किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी स्कूल के फंक्शन में जाएंगे, हम किसी एनुअल फंक्शन में जाते हैं, तो हम बोलते हैं यार मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, उसकी प्रॉफिट मेकिंग अच्छी है, मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम एक गोल के टुवर्ड्स मैनेजमेंट करते हैं। हमारा मैनेजमेंट क्या है, हम क्या मैनेज कर रहे हैं बेटा, चीजों को मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। इसके लिए हम क्या लेके आए, 12 डेज 12 चैप्टर सीरीज। अब अगर गोल नहीं होता हमारा कि हमें बोर्ड्स में अच्छा प्रिपेयर करना है, तो फिर हम किस चीज के लिए मैनेजमेंट करते भाई, किस चीज के लिए काम करवाते, हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमेशा एक गोल के टुवर्ड्स काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। सेकेंड है बेटा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव का क्या मतलब है बेटा, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। मैनेजमेंट सबको चाहिए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट फर्म, नॉन प्रॉफिट, हॉस्पिटल, कॉलेज, घर, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। हमारे घर को भी मैनेजमेंट चाहिए होता है, हर चीज हर जगह प्रॉपर मैनेज चाहिए ना भाई, राइट। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल थिंग। मैनेजमेंट क्या है बेटा, परवेसिव है, सबको चाहिए, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, घर को, हॉस्पिटल को, हर जगह मैनेजमेंट इज नेसेसरी। क्या लिखा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, नॉन और प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। उसके बाद आ रहा है बेटा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैम क्या मतलब है बेटा, मैनेजमेंट में सिर्फ काम को मैनेज नहीं करना होता। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट में हमें काम को भी मैनेज करना है, वी हैव टू मैनेज पीपल, वी हैव टू मैनेज वर्क एंड वी हैव टू मैनेज ऑपरेशंस ऑल्सो। सबसे पहले हम लोगों को मैनेज करेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए, उसके बाद हम काम देखेंगे कि हमें काम क्या करवाना है, और उसके बाद उन लोगों से उस काम को करवाएंगे, वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल थिंग है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तीनों को साइमल्टेनियसली चलाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स मैनेजिंग वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैम, हमेशा एक गोल के टुवर्ड्स काम होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, परवेसिव, हर फर्म को चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, हॉस्पिटल, कॉलेज, प्रॉफिट फर्म, नॉन प्रॉफिट, छोटा बड़ा, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट सिर्फ काम को मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं होता। अच्छा मैनेजमेंट कब होगा, जब आप काम को भी मैनेज कर रहे हैं, लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं, और वो जो लोग काम कर रहे हैं, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जब तीनों चीजें साइमल्टेनियसली साथ चलती है तब मैनेजमेंट अच्छा कहलाता है। सो मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इज दैट क्लियर। इसके बाद फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास आ रहा है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार हम मैनेज करके छोड़ दें। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हर बार हमें चेंजेस चाहिए, नए नए चेंजेस, टाइम के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। हमारे मैनेजमेंट में नए नए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, हर चीज लेके आनी होती है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी मैनेजमेंट नहीं है। इट इज एन ऑन गोइंग एक्टिविटी, नॉट वन टाइम। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यस मैम, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है बेटा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनर अच्छा है, सिर्फ ओनर को सारी ही क्या है, स्किल्स है, उसके पास सारी क्रिएटिविटी है, तो क्या सिर्फ ओनर की चीजों को मैनेज करने से सारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल जाएगा, नहीं चलेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बेटा मैनेजमेंट सभी लोगों का होना चाहिए। सो क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता। मैनेजमेंट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन डन इन ग्रुप्स, नॉट इंडिविजुअली। उसके बाद इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है बेटा, कि मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, मैनेजमेंट जस्ट
फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वहां का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, काफी अच्छा मैनेज किया हुआ है लोगों ने, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है। देख नहीं सकते मैनेजमेंट को, छू नहीं सकते मैनेजमेंट को, राइट। सो इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। जहां भी एफिशिएंसी होगी, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के साथ काम कर रहा होगा, डिसिप्लिन हमें देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर मोटिवेशन हमें देखने को मिलेगा, मोटिवेटेड लोग देखने को मिलेंगे, तो फिर हमें क्या लगता है कि हाँ भाई मैनेजमेंट काफी अच्छा है, राइट। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट हमें समझ आ गया क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक आर्ट है बेटा, एक कला है, जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं कम से कम कॉस्ट में और सही टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 6 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। तीसरा टॉपिक आ रहा है बेटा हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिर इस मैनेजमेंट की जरूरत क्या है मैम, क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के। देखो बेटा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है मैम, मतलब मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के टुवर्ड्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके टुवर्ड्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमें 3 चीजें पढ़नी है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सर्वाइवल। बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, कि सबसे पहले जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर जाए बेटा, मार्केट में किसी भी तरीके से सरवाइव कर ले। मैम क्या मतलब है बेटा, कोई भी फर्म जब नया मार्केट में आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो जो ओनर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फर्म होता है, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो किसी भी तरीके से मार्केट में क्या कर जाए बेटा, सरवाइव कर जाए। एटलीस्ट वो आने से पहले ही मार्केट से चला ना जाए, कॉम्पिटिटर्स उसको खत्म ना कर दे, तो एटलीस्ट इतना उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं मार्केट में सरवाइव कर जाऊं, मेरे एक्सपेंसेस एटलीस्ट कवर हो जाए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाए, सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकंड क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट। जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर जाएगा बेटा, मैं किसी भी तरीके से अपने एक्सपेंसेस कवर कर लूंगा, मेरी कंपनी डूब नहीं रही है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा बेटा मेरा, अब मैं क्या सोचूंगा कि हाँ भाई अब मेरी कंपनी सरवाइव तो कर रही है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव तो कर रहा है, अब मुझे थोड़े से प्रॉफिट्स भी होने चाहिए, राइट, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल से तो पॉसिबल नहीं है ना ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या सोचेगा कि हाँ भाई अब मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो सेकंड क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। उसके बाद जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में सर्वाइवल भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी उसको आने लगेंगे, तब फिर बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ। ग्रोथ मतलब कि अभी अगर मेरी एक ब्रांच है तो मेरी 2 ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर सिर्फ अभी मैं लोकल काम कर रहा हूँ, एक ही स्टेट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे और सारी स्टेट्स में नेशनली काम करना चाहिए। अगर मैं नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मेरी ब्रांचेस होनी चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें किसमें हो जाएंगी, ग्रोथ में। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 3 चीजें, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरवाइव कर जाए किसी भी तरीके से, उसके बाद प्रॉफिट, और लास्ट में ग्रोथ। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो लास्ट में फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि हाँ भाई अब मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आ रहा है ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। देखो क्या लिखा हुआ है, फेयर वेजेस, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नाउ बेटा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड सोसाइटी, कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम सोसाइटी को क्या करें बेटा, एक अच्छे मैनेजमेंट की हमेशा ऑब्जेक्टिव होंगे कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करे, सोसाइटी को प्रोडक्ट्स फेयर वेजेस पे, सॉरी फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स दे। जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को
फेयर वेजेस पे करें, ठीक है, हम सोसाइटी को किसी भी तरीके से हार्म ना करें, हम सोसाइटी में पोल्यूशन ना फैलाएं, राइट, हम गलत प्राइसेस पे चीजों को ना दें, हमारे प्रोडक्ट की वजह से सोसाइटी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, कि हम अपना फायदा तो देख रहे हैं और सोसाइटी का उससे नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फेयर वेजेस, अच्छे पे करना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पे करना, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, फेयर प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, अच्छी चीजें हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है, लोगों की हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब ज्यादा पोल्यूशन ना फैलाए, हम कोशिश करें कि कम से कम पोल्यूशन के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके टुवर्ड आते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी। और लास्ट में हमारा आ रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम उन एम्प्लॉइज के लिए क्या कर सकते हैं, उन एम्प्लॉइज के लिए मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है मीटिंग एम्प्लॉइज नीड्स लाइक सैलरी, ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है बेटा, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट, उनकी बेसिक नीड्स हम कवर अप करते हैं। बेसिक नीड्स का क्या मतलब है, कि एटलीस्ट हम उनको इतनी सैलरी तो दे रहे हो, इतना पे हम उनको कर रहे हो, तो उनका बेसिक सर्वाइवल अच्छे से चल जाए। ऐसा ना हो कि वो काम भी कर रहे हैं और वो सर्वाइव भी एटलीस्ट ठीक से नहीं कर पा रहे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करें, बेसिक सैलरी जो उनकी बेसिक नीड्स को कवर अप कर दे, इतना हम उनको पे कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है बेटा, हम उसकी ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान दें, उसको ट्रेनिंग दें, उसको ट्रेन करें, उसके डेवलपमेंट में थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा और पर्सनल ग्रोथ भी एम्प्लॉय की होगी, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करेगा। उसके बाद रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स स्टेटस देना, इज्जत देना, राइट, एस्टीम, है ना, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, अभी वन शॉर्ट सीरीज में हमने पढ़ा था अबाउट एस्टीम। तो क्या करना है, हमें लोगों को इज्जत देनी है, लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट के साथ हमें काम करना है, इक्वालिटी के साथ हमें काम करना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके टुवर्ड्स आते हैं बेटा, हमारे टुवर्ड्स एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ आया इतना अच्छे से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 चीजें, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स, फेयर वेजेस, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और लास्ट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अच्छी सैलरी पे करना, ग्रोथ और रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हमारा आ रहा है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर इस मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्या बिना मैनेजमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, क्या क्या जरूरत है मैनेजमेंट को फॉलो करने की। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट है अचीव्स ग्रुप गोल्स। बिना मैनेजमेंट के हम ग्रुप गोल अचीव नहीं कर सकते। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी कि क्या सिर्फ ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सारा काम कर सकता है, वो कितना ही स्किल्ड क्यों ना हो बेटा, वो कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी भी पावर्स क्यों ना हो काम करने की, क्या एक अकेला ओनर, क्या एक अकेला मैनेजर, क्या एक अकेला एम्प्लॉय सारा काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता बेटा। ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करेगा ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, ब्रिंग्स एम्प्लॉयज टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपने चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे बेटा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योस नहीं होंगे, तो ग्रुप गोल्स हमारे क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब हमने चीजों को मैनेज अच्छे से किया हुआ है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है मैम। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है बेटा क्या, मैनेजमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, आपने चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज किया है, तो आप कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या लिखा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है बेटा, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन अच्छे से कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो स्किल्ड है, क्रिएटिव है, तो फिर क्या होता है,
रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होगा, ना ही तो ह्यूमन रिसोर्स ना ही तो मटेरियल रिसोर्स, और कम से कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहला ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, दूसरा इंक्रीजेस एफिशिएंसी। उसके बाद आ रहा है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है बेटा, समय के साथ चेंजेस को अडॉप्ट करना, राइट। अब डेली कोई नई चीज आ रही है, डेली चीजें बदल रही है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सडन चेंजेस आ रहे होते हैं उनको अडॉप्ट करना, दैट इज क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का क्या मतलब है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो समय के साथ जल्दी से बदल जाता है। अगर मार्केट में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत ज्यादा चेंज आया था, राइट, एक रैपिड चेंज हमें कोविड में देखने को मिला था, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर गए, वो ग्रो कर गए। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को चेंज नहीं कर पाए टाइम के साथ, वो वहीं के वहीं क्या हो गया बेटा, उनका बहुत ज्यादा लॉस हो गया। मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। अगर आपने चीजों को अच्छे से मैनेज किया हुआ है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बेटा, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। इट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो समय के साथ अपने आप को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। कोविड के टाइम पे ऑफलाइन स्कूल कोचिंग्स बंद हो गई थी, राइट, तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने आगे आके ऑनलाइन जूम मीटिंग्स लेनी स्टार्ट की, ऑनलाइन एजुकेशन को खुला रखा। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे बेटा जिन्होंने ये चेंज को अडेप्ट वो नहीं कर पाए, जो ऑनलाइन नहीं वर्क कर पाए। तो ऐसे टीचर्स जो ऑनलाइन काम कर पाए उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, अपना डेवलपमेंट किया, राइट, लेकिन जो नहीं कर पाए वो पीछे रह गए समय के साथ। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। समय के साथ चेंज हेल्प्स एम्प्लॉइज अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद आ रहा है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा कौन बेटा, मैनेजमेंट। प्रोवाइड्स मोटिवेशन, लीडरशिप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इट मीन्स अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हम लोगों को लीड ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हम लोगों को मोटिवेट ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, इट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बेटा, वो हमारे क्या करेंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे होंगे, राइट। सो हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है बेटा तो आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट का एक काफी अच्छा रोल होता है। मैम कैसे होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योर्स फेयर वेजेस। सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा हाथ है बेटा। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फेयर प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों को देंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, राइट। तो ये किसके टूवर्ड्स काम हो रहा है, सोसाइटी के टूवर्ड्स। तो मैनेजमेंट अच्छा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आ रहा है बेटा हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, एमपी बोर्ड ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैम नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, देखो बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट को तीन तरीके से पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हमें देखना है क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। देखो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आर्ट क्या होता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है कि नहीं। तो देखो समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। फीचर्स ऑफ आर्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एक आर्ट में क्या होता है बेटा, देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना, राइट। हम पढ़ते हैं आर्ट ऑफ, जैसे किसी भी चीज की कला होना, राइट। ड्राइंग आर्ट होता है, स्केच आर्ट होता है, बहुत सारे आर्ट होते हैं। तो आर्ट की अपनी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है मैम, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। दूसरा फीचर क्या है बेटा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट में क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, चीजों को मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से चीजें एड ऑन करते हैं आर्ट में, अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हैं, राइट, अपनी क्रिएटिविटी को एड ऑन करते हैं, दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और तीसरा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड
क्रिएटिविटी। आर्ट किस पर बेस्ड होता है बेटा? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। बेसिकली आर्ट में हम क्या कर रहे हैं? अपनी क्रिएटिविटी तो शो कर रहे होते हैं ना, राइट। आर्ट में कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है। तो ये तो फीचर्स है किसके? आर्ट के। अब हमें देखना है क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है बेटा? नाउ चेक, इज मैनेजमेंट एन आर्ट? तो सबसे पहले देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज जस्ट लाइक एनी आर्ट। हाँ भाई, मैनेजमेंट की भी अपने प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरीज है, जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। सेकंड चैप्टर पूरा यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स है, उसकी भी अपनी बुक्स है, उसके ऊपर भी अपनी थ्योरीज है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट तो भैया फुलफिल हो रहा है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट की तरह? यस बेटा, बिल्कुल होता है। एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर क्या अपनी क्रिएटिविटी नहीं डालता? क्या अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई नहीं करता? करता है ना भाई। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को एक मैनेजर अपने हिसाब से सॉल्व करता है ना, राइट। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी वे ऑफ थिंकिंग उसमें डालता है। तो क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? हाँ। ईच मैनेजर अप्लाइज प्रिंसिपल्स इन देयर ओन यूनिक स्टाइल। ऑल्दो प्रिंसिपल्स है हमारे पास, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारे पास, लेकिन उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हर मैनेजर एक यूनिक स्टाइल में यूज करता है, अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करता है। तो सेकेंड वाला पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। नाउ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस मेक मैनेजर्स मोर स्किल्ड एंड इनोवेटिव। तो क्या मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है? यस बेटा, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ भी मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ और ज्यादा क्या होता जाता है, डेवलप होता जाता है और ज्यादा ग्रोथ होती जाती है किसी मैनेजर की। सो मैनेजर्स मोर स्किल्ड एंड इनोवेटिव। तो तीसरा वाला पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। नाउ तीनों फीचर्स आर्ट के मैनेजमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। सो कंक्लूजन, मैनेजमेंट फुलफिल्स ऑल फीचर्स ऑफ आर्ट, सो वी कैन से यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट एक आर्ट तो है मैम, ये तो हम समझते हैं। अब देखते हैं बेटा, क्या मैनेजमेंट साइंस है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो है भैया। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या होता है। सम फीचर्स ऑफ साइंस। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा साइंस की एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यस मैम, होती है। साइंस तो यूनिवर्सल सेम चलता है, राइट। अगर वाटर को H2O बोल रहे हैं तो वो यहाँ भी H2O बोलेंगे, अमेरिका में भी H2O बोलेंगे, रशिया में भी H2O बोलेंगे। वो तो भारत मतलब पूरी दुनिया में वो तो वर्ल्ड वाइड H2O है, तो H2O ही है, राइट। उसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस की, तो ठीक है मैम। दूसरा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में होता है भाई, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, ये करेंगे तो ये होगा, कॉज एंड इफेक्ट, क्या करने से क्या होगा। तो साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है मैम। तीसरा फीचर क्या है बेटा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वो सारी दुनिया में है, ऐसा नहीं कि इंडिया में है, अमेरिका में कुछ और होगा, नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर है तो वो सारी दुनिया में है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है साइंस की। अब क्या मैम, मैनेजमेंट ये तीनों चीजों को फुलफिल करता है? देखो बेटा, वन बाय वन देखते हैं। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? सबसे पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हैज प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक एनी साइंस। हाँ भैया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट की भी है। जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, कि मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के ऊपर भी अपनी पूरी बुक्स है, पूरी थ्योरीज है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो मैनेजमेंट की भी है। मैनेजमेंट में लोग MBA करते हैं, राइट। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, इसको तो मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। प्रिंसिपल्स शो रिलेशन बिटवीन एक्शंस एंड रिजल्ट्स। बेटा प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं होता कि क्या करने से क्या होगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके अपनी क्रिएटिविटी लगा के चीजों में काम कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो एक्शंस और रिजल्ट्स के बारे में बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि ये एक्शन होगा तो इससे रिजल्ट क्या हो सकता है, राइट। तो पूरा फुलफिल तो नहीं कर रहा है, बट ठीक है, थोड़ा सा कर रहा है कि प्रिंसिपल शो रिलेशन बिटवीन एक्शंस एंड रिजल्ट्स। प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बेटा साइंस की तरह, राइट। साइंस में जो केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं कि ये करेंगे तो ये होगा,
वैसा एग्जैक्ट मैनेजमेंट में नहीं है। ओके, यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर दो विथ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ बेटा, एप्लीकेबल तो प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस यूनिवर्सल है वैसे ही प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल तो है हर जगह, लेकिन बेटा विथ फ्लेक्सिबिलिटी। हम चीजों के हिसाब से, हम सिचुएशन के हिसाब से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर देंगे, प्रिंसिपल्स को चेंज कर देंगे, अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है लेकिन रिजिड नहीं है बेटा। लाइक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसे रिजिड नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा है वो वैसे ही है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये भी पूरा फुलफिल तो नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट फर्स्ट वाले को तो फुलफिल कर रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन साइंस की तरह नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है लेकिन साइंस की तरह नहीं है। तो कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, मैनेजमेंट हैज फीचर्स ऑफ साइंस बट नॉट एज एग्जैक्ट एज नेचुरल साइंस। मैनेजमेंट में फीचर्स तो है साइंस के लेकिन एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है बेटा। मैनेजमेंट को हम सोशल साइंस बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस तो नहीं है, आर्ट है मैम, साइंस मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते। अब हमें पढ़ना है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? देखो देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रोफेशन क्या होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटा देखो, हर प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। प्रोफेशन हम समझते हैं राइट, प्रोफेशन लाइक डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, राइट, टीचर इज अ प्रोफेशन, सीए, सीएस, सीएमए, ये क्या है, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल डिग्रीज है, प्रोफेशंस है ये सारे बेसिकली। तो इनकी एक बेटा स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाता, राइट, हर कोई सीए तो नहीं बन जाएगा, हर कोई एडवोकेट तो नहीं बन जाएगा, बनता है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या है, सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किसके पास, एक प्रोफेशनल के पास। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अभी मैंने बोला कि हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा ना, एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना है, पूरा काम करना है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है इन अ प्रोफेशन। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? रूल्स और बिहेवियर के गाइडलाइंस। क्या मतलब है मैम? कि हमें किस तरीके से काम करना है एक प्रोफेशन के अंदर, वो कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस, उनको क्या बोलते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट इन तीनों को फुलफिल कर रहा है। सबसे पहला स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजर्स नीड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। हाँ भाई, जैसे डॉक्टर्स को स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, वैसे ही मैनेजर को भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत तो है। उसको भी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसको भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है। मैनेजर्स ऑल्सो नीड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। नाउ दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अनलाइक ट्रू प्रोफेशंस, एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर विदाउट अ फॉर्मल लाइसेंस। ये वाला पॉइंट फुलफिल मैनेजमेंट नहीं करता है बेटा। जैसे प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई आके डॉक्टर नहीं बन सकता, प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, हर कोई मैनेजर बन सकता है। हर कोई मुझसे मतलब ये नहीं कि कोई भी आके बन जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई डिग्री, कोई एग्जाम बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता। ऑल्दो बहुत सारे फर्म्स आजकल एमबीए मांगने लगे, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि नहीं आप मैनेजर बन ही नहीं सकते। अगर आप इतने वेल एजुकेटेड हो, अगर आप इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्रिएटिव है, स्किल्ड है, तो यू कैन बी ए मैनेजर, आप मैनेजर बन सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड्स एग्जिस्ट बट नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स लाइक इन मेडिसिन और लॉ। हाँ भाई, यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस और रूल्स तो है, एथिकल कोड्स तो है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता जैसे मेडिसिन या लॉ में फॉलो होता है। मेडिसिन डॉक्टर्स की लाइन में या फिर लॉ में बेटा जो है वो है, जो कानून है वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट तो है, गाइडलाइंस तो है, बट मॉडिफाई हो जाती है, इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट पे मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। नाउ हम क्या कह सकते हैं बेटा, मैनेजमेंट शोज some features of a profession but is not a full fledged profession yet. मैनेजमेंट कुछ फीचर्स तो फुलफिल कर रहा है बेटा, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन अभी हम मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। सो इन तीनों को पढ़ के हमें क्या समझ आया बेटा? हमें समझ आया कि मैनेजमेंट आर्ट तो है, लेकिन साइंस और प्रोफेशन तो मैनेजमेंट नहीं। ठीक है मैम। इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट में कितनी लेवल्स होती है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लास्ट में लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो यहीं पे वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या मतलब है बेटा? सबसे ऊपर जो लोग होते हैं, राइट, सबसे ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनर, सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट जो लोग होते हैं, चेयरमैन, ये सारे ये किस में अंदर आ जाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट की फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? पॉलिसी मेकिंग, ये आ जाता है एग्जाम में। पॉलिसी मेकिंग, ओवरऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल सीईओ, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, ये सारे कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। इनका काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग, ओवरऑल डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होगा, कैसे क्या होगा, ओवरऑल जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो भी डायरेक्शन होगा, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। जो भी पॉलिसीज बनेंगे, जो भी रूल्स बनेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ये काम कौन करेगा बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है मैम। उसके बाद आ रहा है बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर कौन काम कर रहा होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो गए अपने मैनेजर्स, ठीक है, तो बीच में जो काम करेंगे, इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। इनका क्या काम होता है बेटा? ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये लोग इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे टॉप और लोअर के बीच में। टॉप और लोअर के बीच में कौन कोऑर्डिनेट करेगा बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, ये खुद भी इनको फॉलो करेंगे और लोअर लेवल से भी क्या करवाएंगे? फॉलो करवाएंगे। इसके बाद लास्ट में आ रहा है लोअर लेवल, मतलब सबसे नीचे, जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली ओवरसीज वर्कर्स, मेंटेन्स क्वालिटी एंड डिसिप्लिन। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली फ्लोर से कनेक्टेड होते हैं बेटा, वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, उनको काम को देखेंगे, मेंटेन क्वालिटी एंड डिसिप्लिन, वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे और वर्कर्स के डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज के डिसिप्लिन, इन सारी चीजों पे जो लोग काम करेंगे वो किस में आ जाएंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें देखने को मिलेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ बेटा 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, जो हमारे चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? प्लानिंग, सबसे पहले आ रहा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या बेटा? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन एंड बाय होम टू डू। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा? प्लानिंग। हमें क्या करना है? प्लानिंग में चीजों को बैठ के प्लान करना है कि काम कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेंगे और क्या करेंगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन एंड बाय होम टू डू। तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। इसमें हम क्या करेंगे? लोगों को ड्यूटीज असाइन करेंगे। ग्रुपिंग टास्क, जो भी टास्क एक जैसी नेचर की, एक जैसी सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज होगी बेटा, उनकी ग्रुपिंग करेंगे। और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटीज हम लोगों को दे देंगे। उसके बाद स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे होंगे, दैट इज स्टाफिंग, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। हमने चैप्टर में काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर पूरी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, राइट, सभी लोगों को एक्टर से काम करवाएगा, को एक्टर से काम करवाएगा, राइट। ऐसे ही डायरेक्टिंग में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे लोगों से एक्चुअल में काम करवाना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको मोटिवेट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज डायरेक्टिंग। और लास्ट में कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मतलब? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब इन चारों फंक्शंस में हमने जो सोचा था, क्या वही हो रहा है? कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे कि जो हमने प्लान किया था, क्या वही काम हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो जहां भी गलती है हम उसको क्या करेंगे बेटा? हम उसको सुधारेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। सो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर देयर: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।
ये कभी कभी एक्सरसाइज में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैम, क्या है कोऑर्डिनेशन का मतलब, देखो समझाती हूँ। कोऑर्डिनेशन refers to the process of integrating the activities of different individuals and departments in an organization to achieve common organizational goals। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, लोगों के एफर्ट्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को, डिपार्टमेंट्स को क्या करना, इंटीग्रेट करना, सभी लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है उसको हम अचीव कर पाए। सो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है बेटा जो सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ता है, सभी लोगों के एफर्ट्स को जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स आर synchronized and directed towards the achievement of organizational objectives। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि हर इंडिविजुअल के एफर्ट क्या हो रहे हैं बेटा, एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स क्या हो, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब सिंक में चले, एक जैसे चले। अब ऐसा हो कि मैं बोल रही हूँ, कुछ लिपसिंग मेरी बाद में हो और बोल मैंने पहले दिए, तो क्या वीडियो देखने में मजा आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट, वीडियो छोड़ के चले जाओगे आप वीडियो। सेम ऐसे मैनेजमेंट में होता है कि अगर चीजें सिंक में नहीं चलेंगी, सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं होगा, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सभी लोगों के जो एफर्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड हो और हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या कर पाए बेटा, अचीव कर पाए। विदाउट कोऑर्डिनेशन इवन वेल प्लान्ड एक्टिविटीज में फेल ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली यूनिटी के साथ काम करना, राइट, एक साथ काम करना। ऐसे नहीं कि एक यहाँ लड़ रहा है, एक वहाँ लड़ रहा है, एक यहाँ मुंह फुला के बैठा है, एक वहां मुंह फुला के बैठा है, राइट, ये नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन मीन मिलजुल के काम करना, एक साथ यूनिटी में काम करना, तालमेल के साथ, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन में ये छोटा सा टॉपिक है, रीड ओनली। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। मैम कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आखिर एसेंस क्यों बोला गया है कोऑर्डिनेशन को, इतना क्यों इम्पोर्टेंट बताया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप फीचर्स में भी लिख सकते हो और इम्पोर्टेंस को भी, 4 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हो। सबसे पहला, सारे ही लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है बेटा, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। अगर आप अच्छे तरीके से मिलजुल के काम नहीं करोगे, यूनिटी के साथ काम नहीं करोगे, तो फिर चाहे वो कोई सा भी लेवल हो, वहां पे काम खराब हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर जरूरी है। दूसरा क्या, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शंस पढ़े हमने मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन जरूरी है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल सी बात है ना, कोऑर्डिनेशन मैंने आपसे डायरेक्ट क्या बोला, तालमेल से काम करना, राइट, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना क्योस के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके काम करना, इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके काम करना, अच्छे से काम करना। तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, जरूरी है बेटा, सभी लेवल्स पे रिक्वायर्ड है, सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है। जहां पे भी लड़ाई होगी वहां काम बिगड़ेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भैया ऐसा नहीं कि एक बार तो हमने बहुत अच्छे से मिलजुल के काम कर लिया, एक कोई टास्क आया वो बहुत अच्छे से कर लिया और दूसरे टास्क में हम एक दूसरे के पीछे चप्पल लेके पड़े हुए, राइट, ये नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार अच्छे से काम कर लिया अब फिर हम जिंदगी भर लड़ रहे हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को कौन इंटीग्रेट करेगा बेटा, कोऑर्डिनेशन ही इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि अगर लड़ते ही रहोगे तो कहाँ से ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसी के साथ लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारे आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बेटा मस्ट हैं, ये क्वेश्चंस मस्ट है, बिल्कुल आपको लगाने ही हैं। और इसी तरीके से आपको हर चैप्टर के एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड बार बार कई साल से रिपीट करते चले आ रहे हैं और एग्जाम में किसी ना किसी लैंग्वेज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे चले आ रहे हैं, राइट। सो मैंने बहुत एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को करना। और आपका ये डेली टास्क रहेगा कि चैप्टर के खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपने अभी 1 घंटे बैठ के क्या करना है, लगाना है, और उसके बाद आपको कोई दूसरा काम करना है। हम मैक्सिमम कितना 60 मिनट्स और 60 मिनट्स तो 1 घंटा तो लेके ही चलेंगे हम, लेकिन मैक्सिमम कोई चैप्टर जो बड़ा भी होता है, आगे हमारे चैप्टर्स कई ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, तो बेटा 75 मिनट में हम हमारा चैप्टर बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर को, कोई लेक्चर ऐसा भी होगा जो बड़ा भी होगा, अगर कोई चैप्टर, तो वो हो सकता है 1.5 घंटे पे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम चीज़ों को बढ़िया आराम से पढ़ेंगे।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। ये लास्ट हमारे पास 15 दिन है, इनमें अगर हमने कुछ कर लिया तो ठीक है, अगर इनमें भी हम कुछ नहीं कर पाए, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ वीडियो देख के बिना कुछ करे काम हो जाएगा, इसमें भी हम नहीं पढ़ते हैं आजकल, तो फिर बेटा कोई मतलब नहीं है वीडियो का। ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है, ये सीरीज आपके लिए नहीं है, छोड़ के चले जाओ। ट्रस्ट में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर 15 दिन लगातार मेरे साथ यहाँ मेहनत नहीं कर सकते, लास्ट के 15 डेज खुद के लिए नहीं दे सकते, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं दे सकते, तो कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो को यहीं छोड़ो और वापस चले जाओ। ठीक है, अगर कुछ करना है तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, ऐसे ही रेगुलर। आपको क्या करना है, जस्ट वॉन्ट योर 2 आवर्स डेली। मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए आपके। पूरे साल तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। बस लास्ट के 15 दिन इनमें तुम मेहनत कर लो, एंड ट्रस्ट मी बेटा, यू विल थैंक मी, ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी। इसके बाद भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो जाएंगे, इसके बाद भी हम बहुत कुछ करेंगे, बट एटलीस्ट चैप्टर के साथ चैप्टर एंड करो, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बैठ के इन क्वेश्चंस को लगा लो एक बार, है ना। आधे घंटे में 45, आधा घंटा बहुत होता है बेटा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हो खुद से, अपनी ओन लैंग्वेज में यू कैन फ्रेम आंसर्स, राइट। तो इनको बस एक बार लगा लो तो आपका क्या हो जाएगा, एक चीज माइंड में हो जाएगी, राइट। 10 बजे तक भी अगर हम फ्री होते हैं तो 10 बजे के बाद आप अपना जो भी काम है वो करो, राइट। आई जस्ट वॉन्ट योर 2 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग लैंग्वेज में आ सकते हैं, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट। अलग अलग लैंग्वेज में होगा, मीनिंग एक ही है, आपको मैनेजमेंट को सिंपली यहाँ पे समझाना है। बढ़िया लैंग्वेज में मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद एक्सप्लेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ईजी है, हमने अभी पढ़े हैं बेटा। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिख देने हैं, कोई भी 4 अगर 4 मार्क्स में आता है। हाँ, एक चीज याद रखना, सिर्फ की पॉइंट लिख के नहीं छोड़ना है भैया एग्जाम में। एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो उस चीज को एटलीस्ट 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि क्या गोल ओरिएंटेड, क्या मतलब है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का। ठीक है, तो उस चीज को आप अपने हिसाब से क्या कर दो। वैसे तो ट्राई करो कि एनसीईआरटी के हिसाब से लर्न कर लो, अगर लर्न नहीं भी करते तो एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज में चीजों को फ्रेम कर दो। उसके बाद मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट एक साइंस है कि नहीं, आर्ट है कि नहीं, उसको एक्सप्लेन कर दो। तो सबसे पहले साइंस के फीचर्स लिख दो 2, उसके बाद मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। आर्ट के फीचर्स लिख दो 2, मैनेजमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फिक्स इट आउट देयर। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, एक्सप्लेन। आ जाता है ये क्वेश्चन भी बेटा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, एक्सप्लेन करो। तो अब हमें इसमें क्या कैसे एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह एक्सप्लेन करना है। ठीक है मैम। उसके बाद एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। तीनों को अच्छे से बढ़िया से एकदम वहां पे कर दो, बढ़िया अपनी लैंग्वेज में मस्त तरीके से लिख के, लिखने में कभी नहीं छोड़नी है तुम्हें, अच्छे तरीके से लिखो, जो कुछ आता है पूरा लिख दो। माइनस मार्किंग थोड़ी होती है बेटा, है ना। उल्टा सीधा हमें नहीं लिखना है, जितनी नॉलेज हमारे पास है, जो कंटेंट हमारे पास है, उसका यूज हमें करके आना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, एग्जाम में सब कुछ हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आ जाता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन। इस टाइप से कभी कभी आ जाता है, कोई भी आपको ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं और कोई और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, कोई फीचर, कोई इंपॉर्टेंस उठा के दे सकते हैं कि दिस एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसको एक्सप्लेन करो क्यों है गोल ओरिएंटेड, है ना। तो हमें ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, राइट, अभी हमने जस्ट पढ़ा। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करो। इफ यू वांट आंसर्स आल्सो बेटा, अगर आप आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो खुद से, आपको लग रहा है कि मैम हमें आंसर्स भी चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में क्लैरिफाई करो। मैं डेली आके कमेंट सेक्शन चेक करूंगी बेटा, आई प्रॉमिस यू। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी चाहिए कि मैम हमसे नहीं हो रहा है, प्लीज इनके आंसर्स, तो या तो हम यहीं पे आंसर्स डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपको पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप आंसर्स ले पाओगे। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करूंगी। आई विल गिव माई बेस्ट टू यू ऑल।
ठीक है। आपको बस क्या करना है बेटा, आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ये पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके बाहर चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आई होप कि 6 मार्क्स हमारे पक्के हो गए, कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो इसके बाद भी हम बहुत कुछ करेंगे बेटा, डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। जब तक मैं हूँ टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 12 दिन में 12 चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर भी हमारे पास 4 दिन बचेंगे, राइट। पेपर तो हमारा 18 को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठ जाना है। हमें 12 चैप्टर्स 12 डेज में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए आएगा। ये टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। कोई भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फिक्स इट आउट। और आज के लिए बस इतना ही। स्टे मोटिवेटेड, ऐसे ही काम करते रहना बेटा, प्लीज बी मोटिवेटेड मत होना, अच्छे तरीके से काम करना। ये लास्ट कुछ डेज है, बस इनमें कुछ मेहनत कर लो थोड़ी सी, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी मेरी है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, लग रहा है कि हाँ ठीक है, कंटेंट अच्छा है, वीडियोस अच्छे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है बेटा, क्योंकि इस टाइम पे एवरी सिंगल लाइक, एवरी सिंगल सब्सक्राइबर, एवरी न्यू सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल इज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक मेरे पास आता है वो, तो प्लीज़ कर दिया करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।